आज हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री में 3 टॉपिक करना है। पहला है वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा अपनाया गया रिंग फेंस पॉलिसी, या उसको घेरे की नीति के नाम से जाना जाता है। सब समझ में आएगा, मजा आ जाएगा आपको, सब याद भी हो जाएगा, टेंशन मत लो। सब समझ के पढ़ेंगे, फैक्ट रट्टा नहीं मारेंगे, रट्टा मारने से याद नहीं होगा। दूसरा सहायक संधि, जो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा अपनाया गया था। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे हड़प की नीति, जो डलहौजी के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से अच्छे खासे सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे आगे चल के। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कुछ जो है ये जो है ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियां। ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियां किसके अंतर्गत टॉपिक आएगा? ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियां। ठीक है, और ध्यान से समझिएगा, यही जो ब्रिटिशर्स के द्वारा अपनाए गए नीतियां होंगी, यानी भारत पे अभी तक इन्होंने 1765 ईस्वी तक, बात कब की हो रही है? 1765 ईस्वी। डेट आपको याद है, 12 अगस्त 1765 को एक संधि हुआ था जिसका नाम है इलाहाबाद की संधि। और इस इलाहाबाद के संधि के द्वारा अंग्रेजों को बंगाल का दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया था। यानी बंगाल एक बहुत बड़ा क्षेत्र, जिसमें आज का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ शामिल था। तो सोच सकते हैं कि कितना बड़ा प्रदेश है। और इस प्रदेश से अंग्रेजों को टैक्स वसूलने का अधिकार प्राप्त हो चुका है। ठीक, लेकिन अभी अंग्रेज भारत में इतने शक्तिशाली नहीं हुए हैं कि वो डायरेक्टली पूरे भारत में जितने भी शासक हैं वो सबसे टक्कर ले सके। जैसे पश्चिम में मराठे हैं, दक्षिण में हैदर अली और टीपू सुल्तान है, उत्तर पश्चिम में अफगानों का आक्रमण का भय है, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण का भय है कि हमेशा लगा रहता है कि कब भारत पे आक्रमण कर दे। राजस्थान के क्षेत्र में बहुत सारे राजपूत राज्य हैं, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, ये सब। तो अंग्रेजों को भय सता रहा है कि अगर भारतीय शासक एकजुट होके और हमला कर देते हैं तो कहीं हमारे हाथ से बंगाल निकल न जाए। और सबसे ज्यादा डर इनको लग रहा है फ्रांसीसियों से। किनसे? फ्रांसीसियों से, कि अगर भारतीय राजा अकेले अकेले आते हैं तब तो हम लड़ भी लेंगे, लेकिन अगर फ्रांसीसियों ने भारतीय राजाओं का मदद करना शुरू कर दिया तो हमारा हाल कहीं अमेरिका जैसा ना हो जाए। क्योंकि अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन में फ्रांसीसियों ने अमेरिकियों का बहुत मदद किया और इसी के वजह से अमेरिका स्वतंत्र हो गया। यानी एक बहुत बड़ा उपनिवेश इंग्लैंड के हाथ से निकल गया। तो ये सारा डर अंग्रेजों को सता रहा है। तो इसलिए अंग्रेज कुछ ऐसी नीतियां लाएंगे भारत में कि कम खर्च में, बिना लड़ाई लड़े, अपने क्षेत्र को सुरक्षित रख सके। ठीक है, और इसी के क्रम में 3 मुख्य प्रशासनिक नीतियां हम लोगों को आज डिस्कस करना है। ठीक है, और यही नीतियां आगे चल के, इनके द्वारा आगे चल के भारतीय राजाओं में इतना आक्रोश उत्पन्न होगा कि यही तीनों नीतियां और पहले के कुछ और नीतियां, जैसे हम लोग पढ़े थे कि उन्होंने कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया। कई जगहों पे नील की खेती करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। जब हम किसान आंदोलन करेंगे ना तो वहां पे देखेंगे इसको
3 तरह की व्यवस्था भारत में ला दिया, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था और अस्थाई बंदोबस्त। तो इससे कृषि व्यवस्था को यानी खेती किसान को तो खत्म कर ही दिया। अब राजा महाराजा को ये लोग टारगेट करेंगे और यही नीतियां आगे चल के 1857 के क्रांति का कारण बनेगी। ठीक है, तो चलिए ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियां आप पृष्ठभूमि समझ गए हैं कि क्या हो रहा है अभी भारत में। इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे घेरे की नीति। घेरे की नीति, घेरे की नीति, इसको रिंग फेंस पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। रिंग फेंस पॉलिसी, रिंग फेंस पॉलिसी। दूसरा बात करेंगे हम लोग आज सहायक संधि, सहायक संधि, सहायक संधि। और तीसरा बात करेंगे हड़प नीति, हड़प नीति। इसको व्यापगत का सिद्धांत भी, व्यापगत का सिद्धांत भी कहा जाता है। यही तीनों चीज हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा घेरे की नीति, घेरे की नीति, रिंग फेंस। रिंग फेंस पॉलिसी। ठीक है, तो ये क्या है समझिएगा ध्यान से। बंगाल ब्रिटिशर्स के कब्जा में आ गया है 1765 ईस्वी में। उसी समय का ही बात है, ठीक ना, 1765 ईस्वी का। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल है वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग्स है। और वारेन हेस्टिंग्स को हमेशा एक डर सता रहा है। बंगाल एक बहुत बड़ा क्षेत्र हासिल तो कर लिया और वहां से आमदनी भी बहुत हो रहा है, क्योंकि बंगाल बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था और वहां पे शासक भी पुराने समय में अच्छे अच्छे हुए, जैसे मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां जैसे योग्य नवाब हुए हैं। तो उनके काल में बंगाल जो है एकदम बहुत ज्यादा उन्नति किया है, सोने की चिड़िया हो गया है। तो उतना धनी राज्य मिल गया है टैक्स वसूलने के लिए अंग्रेजों को। तो वारेन हेस्टिंग्स को डर सता रहा है, सबसे ज्यादा डर सता रहा है मराठों का, कि पता नहीं मराठे कब आक्रमण कर दें। और मराठे उस समय भारत के सबसे शक्तिशाली शासक है। ठीक है, आपने देखा था कि 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध में हारने के बावजूद पेशवा माधवराव के नेतृत्व में मराठे अपने खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त करते हैं और भारत के सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में पुनः अपने आप को स्थापित करते हैं। ठीक, तो मराठों का भय सता रहा है। दक्षिण में हैदर अली और टीपू सुल्तान है, वे भी विद्रोह करने को आतुर हैं। और पश्चिम से अहमद शाह अब्दाली का खतरा मंडरा रहा है। तो वारेन हेस्टिंग्स सोचता है कि कितना से लड़ाई लड़े, और इतने शक्तिशाली अभी है नहीं कि लड़ के काबू पा ले सब पे। तो क्या करता है कि एक काम करते हैं कि अगर ये वाला हमारा राज्य है बंगाल, बंगाल इसको सुरक्षित रखना है, तो इसके आजू बाजू में जो भी राज्य है, यहां पे यहां पे यहां पे इधर जो भी राज्य है, हम क्या करेंगे कि इनको इनको सुरक्षा देंगे। किनको? इनको। जैसे यहां पे अवध है, यहां पे कौन है? बंगाल के इधर उत्तर प्रदेश वाला इलाका अवध। पश्चिम में कौन हो जाएंगे? मराठे। और दक्षिण में हो जाएंगे कौन? मैसूर। मैसूर, हैदर अली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अपने राज्य से के सीमा से जो लगे हुए अन्य राज्य, उन राज्यों की सीमाओं की रक्षा करेंगे। ठीक है, उन राज्यों की सीमाओं की रक्षा करेंगे। ठीक है,
तो अगर बाहर से कोई आक्रमणकारी आक्रमण करता है तो सबसे पहले तो अवध में आएगा, और अवध में आएगा तो यहां पे मिलेगा उसको अंग्रेजी सेना। कौन मिलेगा? अंग्रेजी सेना। तो बताइए कि ये बंगाल सुरक्षित बच गया कि नहीं बच गया? अगर इसको भी वारेन हेस्टिंग्स अंग्रेजी राज्य में मिला लेता तो सीधे सीधे हमला कहां होता? अंग्रेजी राज्य पे होता। लेकिन इसको अंग्रेजी राज्य में नहीं मिलाया, इसको छोड़ दिया और इसको बफर जोन के रूप में इस्तेमाल किया। बफर जोन के रूप में इस्तेमाल किया कि कोई भी बाहर से आक्रमण करेगा, मान लो अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करेगा तो सबसे पहले कहां विराम होगा? अवध में। और अवध में अंग्रेजी सेना रहेगा, और ये जो अंग्रेजी सेना रहेगा वो अवध के जो शासक है उससे बातचीत करके उसको कहा जाएगा कि आप देखिए आपकी सेना कमजोर है, परंपरागत हथियार है, पुराने हथियार है, तो आप अपनी सीमाओं का रक्षा करने के लिए अंग्रेजी सेना को लगाइए। सिर्फ करना क्या होगा कि आपको सेना का खर्च देना होगा। यहां पे अंग्रेजी सेना रहेगी, आपकी सीमाओं की रक्षा करेगी, और आपको इस सेना का क्या करना होगा? खर्च देना होगा। तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये ऐसा सिद्धांत था कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करना ताकि अपने अंग्रेजी राज्य की रक्षा हो सके। यानी पड़ोसी राज्यों को अंग्रेजी राज्य में डायरेक्टली न मिला के उनका इस्तेमाल एक बफर जोन के रूप में करना। किस रूप में करना? बफर जोन के रूप में करना। इसी नीति को कहते हैं घेरे की नीति या रिंग फेंस पॉलिसी। समझ गए? तो चलिए इसमें क्या था, देखिए ये जो है किसके द्वारा लाया गया था? किसके द्वारा? तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ठीक है। रिंग फेंस पॉलिसी किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ये क्या था? बंगाल का तत्कालीन गवर्नर जनरल था। यानी उस टाइम का बंगाल का गवर्नर जनरल था कौन? वारेन हेस्टिंग्स। समय अवधि यानी ये कब से कब तक? तो मेनली आपको याद रखना है कि 1765 ईस्वी से ऐसे बोला जाता है कि 1813 ईस्वी तक का जो समय था उसमें ऐसा नीति अपनाया गया था, पर आप 1765 ईस्वी याद रखोगे। ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया गया था। और ये नीति क्या था? तो नीति था अपने अंग्रेजों द्वारा अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करना। पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करना। ठीक है। ताकि अंग्रेजी साम्राज्य, मुख्य रूप से कौन? बंगाल। ठीक है। ताकि अंग्रेजी साम्राज्य बंगाल तथा बाहरी आक्रमणकारियों के बीच एक बफर जोन
का निर्माण किया जा सके। ठीक है, बाहरी आक्रमणकारियों तथा अंग्रेजी साम्राज्य, जो अंग्रेजों का जहां तक प्रभुत्व था, उनके बीच में एक बफर जोन का निर्माण किया जा सके कि आक्रमणकारी डायरेक्ट बंगाल पे आक्रमण ना कर सके, बल्कि आजू बाजू में ही लड़ते रह जाएं और बंगाल सुरक्षित रहे। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफगान शासक था, के आक्रमण से बंगाल का रक्षा करना। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य क्या था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से बंगाल की रक्षा करना मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, लाभ क्या हुआ? लाभ सिर्फ अंग्रेजों को होगा। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना, लागत का सिद्धांत था, खर्च। तो अंग्रेजी सेना क्या करती थी? अंग्रेजी सेना अपनी पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करती थी। ठीक है, अंग्रेजी सेना अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं का रक्षा करती थी, परंतु सेना का खर्च किसको देना पड़ेगा? बताओ, अंग्रेज बहुत चालाक है, कभी भी अपना खर्चा नहीं करते हैं, तो सेना का खर्च किसको देना पड़ेगा? हाँ, तो परंतु सेना का खर्च पड़ोसी राज्य जो कि भारतीय होता था, ठीक ना, पड़ोसी राज्य को देना पड़ता था। यही था रिंग फेंस पॉलिसी, घेरे की नीति, यानी गोले गोले अपने साम्राज्य को घेरने वाले जो राज्य हैं, उनकी बॉर्डर का हम रक्षा करेंगे, अंग्रेज उनकी बॉर्डर का भी रक्षा करेंगे, ताकि अंग्रेजी राज्य तक कोई पहुंच ही ना पाए। इससे फायदा क्या हुआ कि बिना खर्च के उनको एक बड़ा सा सेना रखने का मौका मिल गया। दूसरी बात कि भारतीय खर्च पे बिना युद्ध लड़े और वो बहुत सारे अपने दोस्त, यानी जो जिस राज्य की बाउंड्री की रक्षा अंग्रेजी सेना करेगी, तो दोस्त ही हो जाएगा ना। तो भारतीय राज्यों से लड़ने के लिए उनके पास भारतीय शासक हो गए। ठीक है, तो ये सब इसका लाभ हुआ। ठीक, तो ये था घेरे की नीति। कौन था इसका भारत में प्रयोगकर्ता? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या था? बंगाल की सीमाओं की रक्षा करना, एक ऐसा बफर जोन बना देना कि बंगाल के अड़ोसी पड़ोसी जो राज्य हैं, उनके बॉर्डर पे भी अंग्रेजी राज्य का सेना रहेगा, अंग्रेजी सेना रहेगी, लेकिन खर्च किसको देना पड़ेगा? उस राज्य को खर्च देना पड़ेगा। इसी नीति को कहते हैं घेरे की नीति या रिंग फेंस पॉलिसी। अब आते हैं दूसरा हम लोग को पढ़ना है सहायक संधि। ध्यान से सुनिए, सहायक संधि क्या था कि एक समझौता था दो राज्यों के बीच में, जिसमें से एक तो अंग्रेजी राज्य होता था और दूसरा भारतीय राज्य होता था, और दोनों के बीच में एक संधि होता था कि भारतीय राज्य जो है अपनी सेना खत्म कर दे, आप सेना मत रखो और आपके यहां अंग्रेजी सेना रहेगी, क्योंकि आपकी सेना कमजोर है। आपके ऊपर कोई बाहरी राज्य आक्रमण करेगा तो आपकी सेना इतनी मजबूत नहीं है, इतनी ट्रेंड नहीं है,
इतनी अनुशासित नहीं है, उसके पास इतने अच्छे हथियार नहीं है, आधुनिक हथियार, कि वो बाहरी आक्रमणकारियों से लड़ सके। इसलिए आपकी सेना यानी भारतीय सेना बेकार है, आप उसको हटा दीजिए, पूरी तरह से खत्म कर दीजिए, और अपने राज्य में रखिए अंग्रेजी सेना, उसका ट्रेनिंग हम देंगे, ठीक है। उसका जो हेड होगा यानी उसका जो नेतृत्व होगा वो अंग्रेजों के हाथ में होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिर्फ राजकाज चलाइए, ठीक है, राजकाज चलाइए, सेना से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन सेना का खर्च आपको देना होगा। तो बताओ कि रिंग फेंस पॉलिसी का ही एक थोड़ा अगला स्टेप ही हुआ कि नहीं हुआ। रिंग फेंस पॉलिसी में क्या है कि अंग्रेजी सेना बॉर्डर की रक्षा कर रही है, और उसका अपना सेना भी है राज्य के पास, और अंग्रेजी सेना भी रक्षा कर रही है। लेकिन ये तो सीधे सीधे इसमें क्या हुआ, आप अपना सेना खत्म करो, यानी शासक का अपना कोई सेना नहीं रहेगा, जो भी सेना रहेगी अंग्रेजों की सेना रहेगी, यानी सेना अंग्रेज का, और उसका काम सिर्फ शासन करना है। आप सोच लो कि क्या जिस राजा के पास सेना ही नहीं रहेगा वो क्या करेगा। लेकिन फिर भी भारतीय राज्य या राजा कह लो, या तो कायर कह लो, या फिर बेवकूफ कह लो, बहुत सारे राजा सहायक संधि करते हैं और अपनी एक तरह से अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं और अंग्रेजों के गुलाम बन जाते हैं, क्योंकि सेना अगर अंग्रेजों का है तो फिर राजा के पास कुछ बच नहीं गया है, ठीक है। तो देखिए सहायक संधि हम कह सकते हैं घेरे की नीति का ही विस्तारित रूप था, उसी का विस्तारित रूप था, ठीक है। सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर, ध्यान रखिएगा फैक्ट पूछा जाता है, सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने इसका प्रयोग किया था। सहायक संधि का सबसे पहला प्रयोग भारत में किसने किया था, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था, ठीक है, डुप्ले ने किया था। व्यापक रूप से सहायक संधि का प्रयोग किसके द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली, या लॉर्ड वेलेजली भी रहता है, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया। कहा जाता है इसके बारे में कि जब पूरी दुनिया में नेपोलियन के शक्ति के आगे साम्राज्य धाराशायी हो रहे थे, कोई टिक नहीं पा रहा था नेपोलियन के सामने, उस समय लॉर्ड वेलेस्ली एक ऐसा व्यक्ति था जो भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा और बिना किसी लड़ाई के, और एक ऐसा व्यवस्था करता है कि नेपोलियन के खतरा को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। तो कौन सा नीति था आखिर इसमें, ऐसा क्या था। तो पहले तो कुछ फैक्ट याद रखिएगा, सहायक संधि घेरे की नीति यानी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो अपनाया गया था घेरे की नीति, उसी का ही अगला स्टेप था कह सकते हैं। और सबसे पहले भारत में इसका प्रयोग किसने किया था, डुप्ले ने किया था। व्यापक रूप से सहायक संधि का प्रयोग लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक है। और ये जो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि किया, इसका समय अवधि काल कब से कब तक याद रखिएगा, 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक मुख्य रूप से इसका समय अवधि था, 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक, ठीक है। तो मुख्य प्रावधान क्या था, संधि की मुख्य बातें क्या थी, सबसे पहले समझते हैं। संधि की मुख्य बातें,
संधि की मुख्य बातें या प्रावधान। देखो यहां पे थोड़ा सा एक चीज और, उदाहरण के लिए आप रख सकते हो, उदाहरण अवध, अवध का उपयोग बफर जोन के रूप में किया गया था। तो बंगाल का रक्षा के लिए पूछा जाएगा कि किस राज्य का उपयोग वारेन हेस्टिंग्स ने बफर जोन के रूप में किया था? अवध का। किसका? अवध का। ठीक है, अवध का उपयोग किया था। आगे आते हैं, संधि की मुख्य बातें क्या थी? तो ध्यान रखिएगा, पहला, सहायक संधि करने वाले राज्य को अपनी सेना भंग करके अपने राज्य में अंग्रेजी सेना रखनी होगी। ठीक है, तो सहायक संधि करने वाले राज्य को अपनी सेना भंग कर देनी होती थी। उनका अपना कोई सेना नहीं रहेगा। अब अंग्रेजों का मन होगा तो पहले से जो सेना में लोग थे उनको सिलेक्ट करेगा, ना मन होगा तो ना भी करेगा। तो कुछ लोग सिलेक्ट हो पाते थे और कुछ लोग सिलेक्ट नहीं हो पाते थे। तो वो लोग फिर बाद में क्या बनेंगे? चोर डाकू बनेंगे। तो वही लोग चोर डाकू पिंडारी बन जाते थे। समझ गए? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय में पिंडारियों का दमन किया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो सहायक संधि करने वाले राज्य को अपनी सेना भंग कर देनी होती थी। दूसरा, उन्हें अपने राज्य में अपने खर्च पर अंग्रेजी सेना, अपने खर्च पर अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी। अपने खर्च पर अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी। ठीक है। तीसरा, सेना के खर्च के लिए अब ऐसा नहीं था कि आपने सेना रखा ना तो सेना का खर्च अपने से चलाइए, नहीं, अंग्रेजों को या तो नगद में पैसा देना पड़ता था या कोई भूभाग देना पड़ता था, जिससे वो राजस्व वसूली करके और सेना का, तो ऐसे में वो मनमानी ढंग से पैसा मांगते थे कि भाई आपके सेना में इतना खर्च आ रहा है खर्च 50,000, तो लाख रुपया का मांग करेंगे। ठीक है। तो सेना के खर्च के लिए नगद रुपए या फिर नगद रुपए या फिर भूभाग या क्षेत्र कह सकते हैं, क्षेत्र देना पड़ता था। ठीक है, भूभाग या क्षेत्र देना पड़ता था। और उसके बाद इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, समझे? ये लोग अभी इतना पे नहीं छोड़ेगा। चौथा, संधि करने वाले राज्य को अपने राज्य में एक अंग्रेजी अधिकारी रखना पड़ता था, जिसको रेजिडेंट कहते थे। ठीक है। तो संधि करने वाले राज्य को अपने यहां एक अंग्रेज अधिकारी रखना, रेजिडेंट इसको कहते हैं, रेजिडेंट रखना पड़ता था। अब सुनो, कहा जाता था संधि में कि जो अंग्रेज रेजिडेंट है ये आपके आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप लेकिन रोज करता था टाटा।
कुछ बात हो रहा है तो ओकरा में टपक पड़ता था और टांग अड़ाता था। ठीक है, तो कहा तो गया था कि हस्तक्षेप ना करेगा, लेकिन हर बात में हस्तक्षेप करता था। ठीक है, तो अंग्रेजी रेजिडेंट रखना पड़ता था। तो इतना बात था। सहायक संधि करने वाले राज्य को अपनी सेना भंग कर देनी पड़ती थी। उन्हें अपने राज्य में अपने खर्च पर अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी। सेना के खर्च के लिए नगद रुपए या फिर भूभाग या क्षेत्र देना पड़ता था। संधि करने वाला राज्य को अपने यहां एक अंग्रेज अधिकारी रखना पड़ता था। एक बात और, संधि करने वाला राज्य किसी अन्य यूरोपीय को या किसी भी विदेशी शासक को अपने यहां सेना में नियुक्त नहीं कर सकता था। तो ठीक है, तो और देख लो यहां पे 5वां पॉइंट, राज्य किसी अन्य विदेशी सेना, खासकर कौन, खासकर फ्रांसीसी को नहीं रख सकता था। जो अंग्रेजों को तो रख लिया अपने खर्च पे, लेकिन किसी और सेना को अपने खर्च पे भी नहीं रख सकता था। ठीक है, और खास करके फ्रांसीसियों को तो एकदम नहीं, क्योंकि अंग्रेजों को सबसे ज्यादा खतरा किससे है? हाँ, तो इन लोग को एकदम नहीं शक में देना चाहता है कि यानी कहीं नहीं आए। तीसरी और जो सबसे लास्ट और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि राज्य को के पास कोई विदेशी मामला नहीं होगा, यानी राज्य को किसी अन्य राज्य के साथ संधि या युद्ध करने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, तो नाम मात्र का राजा फिर राजा गया, एक तरह से समझिए कि लोग गुलाम बना लिया राजा को अपना। ठीक है, तो छठा बात, राज्य को किसी अन्य राज्य के साथ युद्ध या संधि करने का अधिकार नहीं होगा। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है? विदेशी मामले अंग्रेजों के पास चला गया, अंग्रेजों के पास। राज्य का विदेशी मामले किसके पास चले गए? अंग्रेजों के पास, यानी राज्य के पास अपना कोई विदेशी अधिकार नहीं होगा। ठीक है, तो यही बात है सहायक संधि की मुख्य बातें। सहायक संधि की मुख्य बातें, पहला बात, सहायक संधि करने वाले राज्य को अपनी सेना भंग कर देनी पड़ेगी। राज्य का अपना कोई सेना नहीं होगा और उन्हें अपने राज्य में अपने खर्च पर अंग्रेजी सेना रखनी पड़ेगी। तो सेना रहेगी अंग्रेजों की, कमान भी रहेगी अंग्रेजों के हाथ में। राजा का कहना भी सेना नहीं मानेगी। सेना कहना किसका मानेगी? सेना अंग्रेजों की है, तो ऑर्डर भी अंग्रेज का ही सुनेगी, राजा का तो सुनेगी नहीं। तो अगर अंग्रेजी शासक एक बार ऑर्डर दे दे कि राजा को टपका दे, तो सेना राजा को टपका देगा अपने राजा के। ठीक है, तो यही हाल हो गया है इन लोगों का। तो सेना के खर्च के लिए राजा को या शासक को नगद रुपए या फिर कोई भूभाग देना पड़ता था। संधि करने वाले राज्य को अपने यहाँ एक अंग्रेज अधिकारी रखना पड़ता था और कहा जाता था कि अंग्रेज अधिकारी आपके यहाँ कोई छेड़छाड़ ना करेगा, चुपचाप खाली बैठा रहेगा। और वो ऐसा था कि हर बात में टाव टाव करता था। राजा कोई बात करे तो कहता था ना ऐसे करिए। ठीक है, हर मामला में हस्तक्षेप करता था। राज्य किसी अन्य विदेशी सेना को नहीं रख सकता था, खास करके फ्रांसीसियों को। और अगली बात, राज्य को किसी अन्य राज्य के साथ युद्ध या संधि करने का अधिकार नहीं था। ठीक, तो इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम देखते हैं, ध्यान सुनिएगा। अंग्रेजों को परिणाम में होगा, परिणाम पहले तो देख लेते हैं। सहायक संधि करने वाले राज्य, ठीक है, सहायक संधि करने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहां से सवाल आपको मिलेगा, ठीक ना? तो ध्यान से सुनना। सहायक संधि करने वाले कौन कौन राज्य थे? तो सबसे पहला जो राज्य था, वो था
हैदराबाद, हैदराबाद, या कह सकते हैं हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद का निजाम। ठीक है, हैदराबाद का निजाम सबसे पहला शासक था जो अंग्रेजों के साथ सहायक संधि किया था। और इसने कब किया था सहायक संधि? 1798 ईस्वी में। एक बात और याद कीजिएगा, हैदराबाद के साथ 2 बार सहायक संधि किया गया था। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा भारतीय राज्य था जो 2 बार सहायक संधि अंग्रेजों के साथ किया था? तो वो था हैदराबाद का निजाम। एक तो इस 1798 में किया था और दूसरी बार 1800 ईस्वी में दूसरी बार सहायक संधि किया था। ठीक, तो हैदराबाद का निजाम। दूसरा जो था वो था मैसूर। आपको पता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान को मार दिया गया है और वहां पर अडयार वंश के एक शासक कृष्ण को बैठा दिया गया है, जो कि और उस पे सहायक संधि लाद दिया गया है। तो मैसूर किया 1799 ईस्वी में। ठीक है, तीसरा जो राज्य था जिसने सहायक संधि किया वो था तंजावुर। कौन राज्य था? तंजावुर। और तंजावुर ने भी किया 1799 ईस्वी। ठीक है, तंजावुर कब किया? 1799 ईस्वी में। उसके बाद चौथा नंबर था अवध का। अवध का, अवध ने किया 1801 ईस्वी में। उसके बाद था पांचवा पेशवा। पेशवा मराठों ने किया। आपको पता है ना कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में जो राघोबा है, याद आ रहा है? राघोबा वो राजा नहीं बन पाया। ठीक है, राजा नहीं बन पाया तो उसको सब क्या किया? भगा दिया। तो राघोबा का बेटा जो पेशवा बाजीराव द्वितीय है, द्वितीय, वो पेशवा बन गया है। राघोबा तो अपने जीवन काल में पेशवा नहीं बन पाया, लेकिन उसका बेटा पेशवा बन गया है और जाके वो क्या करता है? गद्दारी कर देता है। फिर जाके बंबई के से वो सहायता मांगता है और जाके सहायक संधि कर लेता है। ठीक है, सहायक संधि जिसको कहते हैं बसीन की संधि। क्या बताए थे? बसीन की संधि। ठीक है, तो पेशवा कर लिया 1803 ईस्वी में। ठीक है, ठीक है, पेशवा कब कर लिया? 1803 ईस्वी में। भोसले, नागपुर के भोसले, नागपुर के भोसले, तो भोसले, नागपुर के भोसले करेंगे 1805 में, 1805 ईस्वी में। फिर सिंधिया, सिंधिया, और अंत में करेगा जोधपुर, जयपुर, जो राजपूत राज्य है, और सबसे लास्ट में करेगा होलकर। इंदौर के होलकर कहां के शासक थे बताइए? होलकर इंदौर, इंदौर के होलकर, होलकर। अब इंदौर के होलकर करेंगे कब? 1818 ईस्वी में। इंदौर के होलकर कब करेंगे? 1818 ईस्वी में। जोधपुर और जयपुर भी 1818 ईस्वी में भी करते हैं और सिंधिया 1806 ईस्वी में। तो इस तरीके से इतने राज्य थे टोटल जो अंग्रेजों के साथ सहायक संधि किए थे। हैदराबाद का निजाम सबसे पहला शासक। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है सहायक संधि करने वाला, सहायक संधि करने वाला, करने वाला प्रथम राज्य, सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद का। तो राज्य कहेगा तो हैदराबाद, और शासक कहेगा तो हैदराबाद का निजाम। और सबसे अंतिम, सबसे अंतिम, सबसे अंतिम इंदौर के होलकर। समझिएगा, बिलेसली चेंज हो गया है। बिलेसली का काम यहां तक था 1805 ईस्वी तक, और बिलेसली के जाने के बाद दूसरा शासक आता है। उसके समय में इंदौर के होलकर सहायक संधि करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। किसके समय में? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में।
तो इतने राज्य हैं जो सहायक संधि करते हैं। तो आपको याद रखना है, इसको कैसे याद रखोगे? देखो, इसका क्रम याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल जो प्रश्न बनेगा ना, जिसमें क्रम से सजाने वाला, तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा राज्य पहले किया है और कौन सा राज्य बाद में किया है। तो अच्छे लेवल का जो प्रश्न बनेंगे ना, वो ये ना पूछेगा कि बताओ पहला कौन था। ये सब एसएससी लेवल का सवाल है, पहला कौन था, अंतिम कौन था करने वाला। स्टेट पीसीएस का जो सवाल होगा, इसमें आपको सब याद रखना पड़ेगा और क्रम याद रखना पड़ेगा कि कौन पहले, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। ठीक है, तो चलिए याद रखिएगा, सहायक संधि, सहायक संधि, सहायक संधि करने वाले 1818 में, क्या 1806 में, 1805-6 ईस्वी में सहायक संधि करने वाले राज्यों का क्रम। ठीक है, सहायक संधि करने वाले राज्यों का क्रम स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, जैसे बीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरएएस, इस तरह का जो एग्जाम है ना, उसके लिए इंपोर्टेंट है क्रम याद रखना, और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बस ध्यान से सुनो, डीके बाबा का ट्रिक याद रखना। हम तो अब पेशवा के भय से जीते हैं। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि हम तो पेशवा, मराठे बड़ी खूंखार थे, सब कहीं भी लूटपाट मचा देते थे, तो इसलिए सब कोई डरल रहता था। तो यही बोल रहा है कोई शासक है, बोल रहा हम तो पेशवा के भय से जीते हैं, हम तो पेशवा के भय से जीते हैं। तो देखो, हा से हो गया आपका हैदराबाद, हैदराबाद, मां से हो गया मैसूर, मैसूर, तो से हो गया तंजावुर, तो से क्या हो गया तंजावुर, अब से हो गया अवध, अवध, और पेशवा से तो पेशवा ही होगा, पेशवा, और भय से भोसले, और स से सिंधिया, सिंधिया, जीते से जयपुर और जोधपुर, और है सिंह, हैदराबाद नहीं, होलकर, हैदराबाद तो सबसे ऊपर में है। ठीक है, और समय काल, समय काल आपको पता है, हैदराबाद का 1798 ईस्वी, अभी 2 बार किया था, तो 1800 ईस्वी में, मैसूर 1799 ईस्वी में, तंजावुर भी 1799, अवध 1801 ईस्वी में, पेशवा 1803, वसीम की संधि, फिर भोसले 1804, सिंधिया 1804-5, ठीक है, सिंधिया 1805, जोधपुर जयपुर 1818 ईस्वी, और होलकर 1818 ईस्वी। प्रथम शासक कौन था जिसने सहायक संधि किया? हैदराबाद का निजाम। और अंतिम किसने था जिसने सहायक संधि किया? इंदौर के होलकर। तो इससे आपको याद रहेगा, हम तो पेशवा के भय से जीते हैं, हम तो पेशवा के भय से जीते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा ना सारा क्रम से एकदम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आज के बाद ही कोई ट्रिक चुराया तो समझिए हमरा ही से चुराया है। ठीक ना, अभी तक यूट्यूब पे या गूगल पे कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक, तो अब इसके बाद अगर कहीं पे मिलेगा तो उसका डेट देखिएगा कि कब डाला है। ठीक है, 12 जुलाई के बाद डालल होगा वो हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, यहां से सवाल बनेगा। ठीक ना, कि कौन सा राज्य कब सहायक संधि किया था और उनका क्रम क्या है, बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखना है। सहायक संधि का परिणाम क्या हुआ? ठीक, सहायक संधि का परिणाम, सहायक
संधि का परिणाम, सहायक संधि का परिणाम, दोनों के दृष्टिकोण से देख ले रहे। अंग्रेजों के साथ क्या हुआ और भारतीय राज्यों के लिए इसका परिणाम क्या हुआ। तो बात करेंगे यदि अंग्रेजों को लाभ ही लाभ हुआ, अंग्रेजों को लाभ ही लाभ हुआ और भारतीय राजाओं को सिर्फ हानि, भारतीय राजाओं को हानि ही हानि हुआ, भारतीय राजाओं को हानि हुआ। अब समझो अंग्रेजों को सिर्फ लाभ कैसे हुआ, लाभ कैसे हुआ। पहली बात, बिना खर्च के एक बड़ी सेना, बिना खर्च के एक बड़ी सेना, बिना खर्च के एक बड़ी सेना रख लिया ही, ठीक है। और दूसरी बात कि जब नेपोलियन जो था उसका आक्रमण का खतरा बना हुआ था, तो इतने राज्यों के साथ सहायक संधि कर लिया, इतने राज्यों के साथ सहायक संधि कर लिया कि इतने राज्यों के साथ सहायक संधि कर लिया कि नेपोलियन, अब इसके पास बताओ सारे राज्यों में सेना रहेगा, सारे राज्यों में, और सारे राज्यों में अंग्रेजों की सेना है। तो इनका जो अंग्रेजों, नेपोलियन का जो खतरा था वो क्या हो गया, टल गया, नेपोलियन का खतरा टल गया। तो नेपोलियन का खतरा सदा के लिए टल गया, नेपोलियन का खतरा सदा के लिए टल गया, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेना इसके पास बन गया, ठीक है। बिना युद्ध के साम्राज्य का विस्तार, बिना युद्ध के साम्राज्य का विस्तार। आप सोचिए कि अब मान लो मराठों ने सहायक संधि कर लिया, ठीक है, तो मराठा का जो सिर्फ राजा है, राजा पेशवा, वो नाम मात्र का पेशवा है, उसके पास सेना वोना नहीं है। तो एक तरह से वो जो राज्य है ना, वो अंग्रेजों का ही राज्य है। किसका राज्य है? अंग्रेजों का ही राज्य है। तो बंगाल से बढ़ के अभी कहां तक पहुंच गए? मैसूर में पहुंच गए, मराठा राज्य में पहुंच गए, हैदराबाद में पहुंच गए। ये सब एक तरह से क्या हो गया? अंग्रेजी साम्राज्य का अंग हो गया, ठीक है। तो ये सब अंग्रेजों को क्या हो गया? लाभ हो गया। और अपनी सेना का खर्च का पैसा भी उनको क्या हो गया? भारतीय राज्यों से मिलने लगा। दूसरी बात, भारतीय राजाओं को हानि ही हानि हुआ। देखो, जैसे पहली बात, सेना के बिना शासक कमजोर हो गए। अपनी सेना थोड़ी है, सेना तो अंग्रेजों का है, और ये क्या कर सकते हैं? दूसरे राज्यों के साथ संधि तक नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेना के बिना शासक कमजोर हो गए, मतलब कठपुतली शासक हो गए, ठीक है। विदेशी मामले अंग्रेजों के हाथ में जाने से, अंग्रेजों के हाथ में जाने से राजा सिर्फ कठपुतली शासक बनकर रह गया। तीसरी बात, अंग्रेजी रेजिडेंट जो एगो शासक रखना पड़ा था ना अंग्रेजी राज्य में, तो हर मामले में क्या करता था? हस्तक्षेप करता था। अंग्रेजी रेजिडेंट हर मामले में हस्तक्षेप करता था, हस्तक्षेप करता था, हर मामले में हस्तक्षेप करता था। कौन? जो राज्य में अंग्रेजी रेजिडेंट रखना पड़ा था, वो हर मामले में हस्तक्षेप करने लगा था। उसके बाद कुशासन। कैसे कुशासन? क्योंकि
राजा के मन में यह हो गया कि जनता विद्रोह करेगी तो अंग्रेजी सेना देखेगी, हमको क्या मतलब है। जैसे पहले राजा को डर रहता था कि जनता विद्रोह कर देगी, तो जनता विद्रोह कर देगी तो क्या होगा। जैसे नेपाल जैसा देश रहेगा और अफगानिस्तान जैसा देश रहेगा जहां का सेना कमजोर है, या बांग्लादेश जैसा देश रहेगा जहां का सेना कमजोर है, तो जनता विद्रोह कर देगा। तो जनता विद्रोह कर देगा और सेना कमजोर है तो होगा, उठा कर फेंक न देगा जनता। लेकिन भारत जैसा मजबूत देश में जहां पे सेना बहुत मजबूत है, क्या होता है बताओ। कोई भी आंदोलन कुछ होगा तो पुलिस लगा देगा, मार मार के सुझा देगा पीछे, सब जनता घरे भागेगा, अपन सेकाई करेगा गर्म पानी से। ठीक है, कुछ होता है यहाँ, कुछ नहीं होता है। तो वही चीज है, शासक को लगने लगा कि अब अगर जनता विद्रोह भी करती है तो अंग्रेजी सेना समझेगी, सेना तो अंग्रेजों की है और समझेगी हमको से क्या है। तो कुशासन 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 क्योंकि शासक को जनता के विद्रोह का डर समाप्त हो गया। ठीक है, तो शासन प्रशासन पे ध्यान नहीं देते थे, सिर्फ क्या करते थे, अपना राजा है तो ये मौज में लगा हुआ है, उसको जनता का कोई ख्याल नहीं है। तो इस तरह से भारतीय राजाओं को क्या हुआ, सिर्फ हानि हुआ और अंग्रेजों को क्या हुआ, लाभ ही लाभ हुआ। तो ये था सहायक संधि। ठीक है, अब आगे आते हैं, अगला हम लोग को पढ़ना है हड़प की नीति।